नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं ओमकार नाथ, आप देख रहे हैं मेरा करंट अफेयर्स चैनल। तो आज हम इस वीडियो में 30 नवंबर 2023 के सभी करंट अफेयर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस प्रकार से आपको वीडियो एंड नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सिलक्यार टनल में फंसे 41 मजदूरों को किस पारंपरिक तरीकों से बाहर निकाला गया? बुकर प्राइज 2023 किसने जीता? रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण का एक यादगार दिवस कब मनाया जाता है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम बताइए। अक्टूबर 2023 में सिक्किम में किस घटना की वजह से बाढ़ आ गई, जिससे हजारों लोग घेरे में बंध गए हैं? तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को किस पारंपरिक तकनीकों से बाहर निकाला गया? तो रेड होल माइनिंग के तकनीकों माध्यम से बाहर निकाला गया। जो रेड होल माइनिंग है, इसके माध्यम से 41 मजदूर को उत्तराखंड के टनल से बाहर निकाला गया है। जहां बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गईं, वहां केवल 6 रेड माइनरों ने 6 अन्य की मदद से हाथ से खुदाई करके 28 घंटे में काम पूरा कर दिया। सुरंग के बारे में आपको बताएं तो सिलक्यारा दंडल गांव सुरंग सिलक्यारा और दंडल गांव के बीच निर्माणाधीन 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यह 4 धाम आल देवर रोड परियोजना का हिस्सा है, जो 4 पवित्र हिंदू स्थलों को जोड़ती है। यह सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग 134 के यमुनोत्री छोर पर स्थित है। तो घटना के बारे में आपको संक्षेप में बताएं तो किस सुरंग में मजदूर फंसे थे? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा टनल में ये 41 मजदूर फंसे थे। सुरंग का भूस्खलन कब हुआ? तो 12 नवंबर 2023 की सुबह करीब 5:30 बजे इसका भूस्खलन हुआ। तो कितने मजदूर फंसे थे? तो टोटल 41 मजदूर भूस्खलन में फंसे थे। इससे कि सुरंग से बाहर निकालने का रास्ता बंद हो गया। मजदूर कब निकले थे? तो 28 नवंबर 2023 को मजदूर शाम को बाहर निकले थे। कौन सी पारंपरिक तकनीकी से बाहर निकले थे? तो रेड माइनिंग तकनीकी से बाहर निकले थे। रेड माइनिंग तकनीकी जो चूहा के हिसाब से, चूहा के तरीके से जो माइनिंग करके छिद्र करके निकालने का जो तरीका है, उसी को रेड माइनिंग कहते हैं। रेड होल माइनिंग क्या है? व्हाट इज़ द रेड होल माइनिंग? तो रेड होल माइनिंग का मतलब चूहे, होल का मतलब होता है, रेड का मतलब है चूल्हा और होल का मतलब है छेद और माइनिंग का मतलब है खुदाई। इसी को रेड होल माइनिंग कहते हैं। रेड का मतलब है चूल्हा, होल का मतलब है छेद और माइनिंग का मतलब है खुदाई। ये हैं 41 मजदूर जो आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं। इनको ही रेड होल माइनिंग के माध्यम से बाहर निकाला गया। छेद में घुसकर चूहे की तरह खुदाई करना, इसे रेड होल माइनिंग कहते हैं। इसमें पतले से छेद से पहाड़ के किनारे से खुदाई शुरू की जाती है और पोल बनाकर धीरे धीरे छोटी हैंड ड्रिलिंग करके मशीन से ड्रिलिंग किया जाता है और हाथ से मलबे को बाहर निकाला जाता है। रेड होल माइनिंग का नाम प्रोसेस का इस्तेमाल आमतौर पर कोयले की माइनिंग में होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व मेघालय अन्य राज्यों में रेड होल माइनिंग होती है, लेकिन रेड होल माइनिंग काफ़ी खतरनाक काम है, इसलिए इसे कई बार बैन भी किया जा चुका है। रेड होल माइनिंग कई चुनौतियों के साथ में लेकर आती है। रेड होल माइनिंग कई चुनौतियों को साथ में लेकर आती है। रेड
माइनर्स की सुरक्षा और पर्यावरण को नुकसान दोनों इसमें खतरा होता है। रेड होल माइनिंग भारत में बड़े पैमाने पर अनरेगुलेटर तरीके से होती है। इसमें काम करने वाले मजदूर को पास प्रॉपर सेफ्टी किट नहीं होती। तो यह घटना कब हुआ, मजदूर कब फंसे? तो 12 नवंबर 2023 को दीपावली के दिन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने की वजह से सुरंग के बीच में फंसे। इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ अन्य एजेंसियों के राहत काम शुरू किया। एयर कंप्रेस पाइप के माध्यम से फंसे हुए मजदूरों को ऑक्सीजन, बिजली और खाने की आपूर्ति की व्यवस्था की गई। 13 नवंबर को मलबा गिरा 13 नवंबर तक मलबा गिरता रहा और टनल में 60 मीटर तक फैल गया। 14 से 15 नवंबर अत्याधुनिक अमेरिकी आगर मशीन को दिल्ली से हवाई मार्ग से सुरंग स्थल पर पहुंचाया गया। 16 से 18 नवंबर मलबे में ड्रिलिंग की गई, लेकिन कंपन की वजह से सुरंग के चटखने की आवाज़ें आने लगी और ज़्यादातर मलबा गिरने का खतरा हुआ। काम रोक दिया गया, बीच में चट्टान भी आ गया। 19 से 20 नवंबर को पहाड़ के ऊपर से करीब 90 मीटर खुदाई करने पर विचार हुआ कि उसके बाद भी 90 मीटर खुदाई करने के बाद भी सफलता नहीं मिला। तो 21 से 26 नवंबर पहले से लगा था कि सिर्फ मलबा गिरा हुआ है, तो आगर मशीन से इसे काटकर पाइप सुरंग बना दिया गया और लोगों को निकाल लिया जाएगा। लेकिन पता नहीं था कि अंदर एक गर्डर, लेप्टिक गर्डर भी है, टूटकर फंसा हुआ। इस पर मशीन जाती है और यह केवल ट्रैक जैसा होता है जो वजन की बैलेंस रखता है और आगर मशीन की खुदाई शुरू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यह है मजदूर वो जो 41 फंसे हुए थे, आप देख रहे हैं फोटो स्क्रीन पे। तो उत्तराखंड में जो फंसे थे, वो उत्तराखंड की बात करें तो इसके सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर गुरमीत सिंह, राजधानी देहरादून है। इसके साथ सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुकर प्राइज़ 2023 किसने जीता? बुकर प्राइज़ 2023 किसने जीता? तो पॉल लिंच ने बुकर प्राइज़ 2023 जीता है। ये हैं पॉल लिंच जो फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं। ये 26 नवंबर 2023 को मध्य लंदन में ओल्ड बिलिंग्सगेट में बुकर पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई। इन्हें प्रोफेट सॉन्ग्स उपन्यास के लिए बुकर प्राइज़ मिला। यह बुकर प्राइज़ जीतने वाले 5 आयरिश लेखक हैं। वह आयरलैंड के संडे ट्रिब्यून नाम के अखबार में लगातार सिनेमा पर लिखते रहे हैं। उनके उपन्यास को 163 उपन्यास में चुना गया। वर्ष 2022 का बुकर प्राइज़ श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलक को मिला था। बुकर प्राइज़ इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में क्या अंतर है? तो बुकर प्राइज़ किसी एक सिंगल वर्क ऑफ फिक्शन के लिए विश्व का एक साहित्य पुरस्कार होता है। बुकर प्राइज़ अंग्रेजी में लिखी गई और यूके और आयरलैंड में प्रकाशित फिक्सिंग को दिया जाता है, जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ हर वर्ष दुनिया भर से उपन्यास के बेहतरीन सिंगल वर्क के लिए दिया जाता है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, यूके और आयरलैंड में प्रकाशित किया गया है। तो बुकर प्राइज़ विजेता को कितना पैसा मिलता है? तो उन्हें 50,000 पाउंड का मिलता है बुकर प्राइज़ विजेता को। बुकर पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। इसका उद्देश्य समकालीन कथा साहित्य के पढ़ने और चर्चा को प्रोत्साहित करना होता था। यह है बुकर प्राइज़ का गोल्ड जो मिलता है प्राइज़ के रूप में, ठीक है। इसकी राशि भी हम आपको बता दिए, कितना इसका राशि मिलता है, 50,000 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
रासायनिक युद्ध में सभी पीड़ितों के लिए स्मरण का एक यादगार किस दिवस पर मनाया जाता है? रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण का एक यादगार दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। यह दिन उन लोगों के लिए सम्मानित करने और याद करने का अवसर प्रदान करता है जो रासायनिक युद्ध के दौरान पीड़ित हुए और मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर उज्ज्वला है। 2023 का खेलो इंडिया गेम्स का शुभंकर उज्ज्वला है। यह है उज्ज्वला खेलो इंडिया गेम्स का शुभंकर 2023 का। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया। पहली बार खेलो इंडिया गेम्स पैरा गेम्स 2023 का आयोजन 10 से 17 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका शुभंकर उज्ज्वला और या गौरैया है। ठीक है, उज्ज्वला गौरैया है। मंत्री ठाकुर ने कहा कि दिल्ली के गौरव का प्रतिनिधित्व करते हुए एक छोटी सी गौरैया दृढ़ संकल्प और सहानुभूति का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अक्टूबर 2023 में सिक्किम में किस घटना की वजह से बाढ़ आ गई जिससे हजारों लोग बेघर हो गए? तो ये था ग्लेशियर लेक आउटवर्ड्स फ्लड। इसकी वजह से ग्लेशियर लेक आउटवर्ड्स फ्लड की वजह से सिक्किम में हजारों लोग बेघर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अक्टूबर 2023 में सिक्किम की किस झील में ग्लेशियर लेक आउटवर्ड्स फ्लड की घटना हुई जिससे हजारों लोगों को नुकसान हुआ? दक्षिण लोनकर झील में। ठीक है, यह दक्षिण लोनकर झील, इसकी वजह से हजारों लोग बेघर हुए और काफ़ी लोगों को नुकसान भी पहुंचा। तो सिक्किम के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित दक्षिण लोनकर झील बाढ़ का कारण बनी एक ग्लेशियर झील है। इस झील में ग्लेशियर लेक आउटवर्ड्स फ्लड घटना हुई जिसकी वजह से कई 4 जिले तबाह हो गए। झील उत्तरी सिक्किम में 5200 मीटर यानी 17,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हुए? तो बाढ़ से करीब 42 लोग की मौत हुई और 77 से ज़्यादा लोग अभी तक लापता हैं। लगभग 8800 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। 14 पुल बह गए। इस आपदा को 1 महीने से ज़्यादा हो गया लेकिन अब झील अभी भी संभावित खतरा बनी हुई है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं PS तमांग, राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य, राजधानी गंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविस कप 2023 की विजेता टीम का नाम बताइए। डेविस कप 2023 विजेता टीम का नाम बताइए। तो ये है इटली। ठीक है, डेविस कप 2023 की विजेता इटली रही है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। डेविस कप 2023 के विजेता इटली रही है। इटली की टेनिस टीम ने 47 साल बाद डेविस कप 2023 जीत लिया है। दूसरे स्थान पर 28 बार की चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया रही है। फाइनल मैच स्पेन में आयोजित हुआ। 3 बार भारत रनर अप रहा है मतलब उप विजेता रहा है 3 बार। डेविस कप 1966 में भारत उप विजेता रहा था। 1974 में भी उप विजेता रहे। उसके अलावा भारत 1987 में भी फाइनल तक पहुंचा था। तब हमें स्वीडन के खिलाफ हार मिली थी। डेविस कप के बारे में आपको बताएं तो डेविस कप एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है जो कि दलों द्वारा खेली जाती है। डेविस कप इस टूर्नामेंट की शुरुआत ओलंपिक गेम्स शुरू होने के 4 साल बाद यानी कि
ईस्वी में हुई थी। अब तक के 16 टीम चैंपियन बनी है। सबसे ज़्यादा 32 खिताब अमेरिका ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय चीन संगठन ISO का नया अध्यक्ष 2024 के लिए कौन बना? तो भारत बना है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो ये भारत बना है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 63वीं परिषद बैठक में भारतवर्ष 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष चुना गया। इस संगठन का मुख्यालय लंदन में है। परिषद की बैठक में भारत के खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन में स्थापित मुख्यालय लंदन में है। एक अंतर सरकारी संगठन है जिससे 1968 के अंतर्राष्ट्रीय चीनी समझौते पर प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार निकाय के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो एक किया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। ये दोनों लोग को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह अवार्ड शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है। पुरस्कार समारोह 19 नवंबर 2023 को हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने IMA के अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राय के जॉर्ज को यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। इसे फिलिस्तीनी जनता के लिए प्रति एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1977 में इसे स्थापित किया गया था। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा और वर्ष 19 नवंबर को मनाया गया था। इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को एक अरब देश और एक यहूदी देश में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट हुआ। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार को आपको नोटिफिकेशन और वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।